हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में। जैसे कि पिछले सालों में आपने बीएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री पढ़ी है, बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी है, और आज इस क्लास में आने से पहले आपने एक सब्जेक्ट को लूज किया होगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले रखे होंगे तो आपने मैथ्स या फिजिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट को लूज किया होगा, और अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ले रखी होगी तो जूलॉजी या बॉटनी में आपने एक सब्जेक्ट चूज किया होगा, लूज किया होगा, और उसकी जगह पर आपने थर्ड ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आपने वरीयता दी हुई है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट को वरीयता देने का कारण क्या है आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक कारण आपको बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री एक इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा आपको जॉब्स प्रोवाइडिंग सब्जेक्ट ज्यादा बनता है, क्योंकि पूरी हम लोगों की लाइफ जो है वो ज्यादातर इंडस्ट्री पर ही डिपेंड करती है, और इंडस्ट्री पर डिपेंड होने के कारण अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, और अपने देश की पॉपुलेशन भी काफी अच्छी खासी है तो इंडस्ट्री भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए जॉब प्रोवाइड करने के लिए केमिस्ट्री एक अच्छा सिस्टम होता है, यह केमिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट है। पिछली क्लास की तरह जैसे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपने केमिस्ट्री में 3 पेपर्स को पढ़ा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से बीएससी थर्ड ईयर में भी आपको 3 पेपर ही पढ़ने हैं। यहाँ पर इसमें से एक पेपर आपका जो होगा वो पेपर 1 कहलाता है, दूसरा पेपर पेपर 2 कहलाता है, और तीसरा पेपर थर्ड कहलाता है। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, पेपर सेकेंड आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और पेपर थर्ड आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये 3 पेपर आपको पढ़ने हैं। एक और बदलाव है कि बीएससी पार्ट 1 और बीएससी सेकेंड ईयर में आपने जो पेपर पढ़ा हुआ था वो 50-50 मार्क्स का पेपर था। 50 का इनऑर्गेनिक, 50 का ऑर्गेनिक और 50 का फिजिकल था। लेकिन इस बार आपको यही पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो यानी कि 75 नंबर का इनऑर्गेनिक पेपर, 75 नंबर का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, और 75 नंबर का ही फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, ये 3 पेपर आपको है। और चौथा आपका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी आपका 75 नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री बेटा 300 मार्क्स की थर्ड ईयर में होती है। ये 300 मार्क्स की केमिस्ट्री 75 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, 75 का आपका फिजिकल हो गया, 75 का आपका ऑर्गेनिक हो गया, और 75 का ही आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की। तो मोड ऑफ एग्जाम में आपको कानपुर यूनिवर्सिटी में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड में 2 मोड में एग्जाम कराए जा रहे हैं। एक मोड आपका सब्जेक्टिव मोड होता है, थ्योरेटिकल मोड होता है, जहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन से आपको आंसर्स लिखने होते हैं, जबकि दूसरा मोड आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पर 100 क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है और उसकी एक ओएमआर सीट दी जाती है। उन 100 क्वेश्चंस का आपको आंसर उन ओएमआर सीट पर टिक करना होता है, सही आंसर, और इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस का ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है। पिछले साल आपने ऑब्जेक्टिव पेपर बीएससी सेकेंड ईयर में आपने थर्ड पेपर दिया था, जबकि बीएससी थर्ड ईयर में अभी के सिस्टम में ये वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड ये थ्योरेटिकल, और ये भी आपका थ्योरेटिकल आता है। तो इस प्रकार से पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है, और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड आपका थ्योरेटिकल है। तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन
ऑब्जेक्टिव पेपर को ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से और थ्योरेटिकल पेपर को थ्योरेटिकल पेपर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आइए हम इसमें यहां पर बात करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इस पेपर के विषय में बात करेंगे। तो क्या क्या इस पेपर में आपको पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं, और कहां से पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बीएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बाद में बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ही है। बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चलती है और चलती है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस से। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? पिछले साल की क्लास में आपको बताया गया कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। एक चैप्टर आपको पढ़ा हुआ था जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के विषय में पढ़ रहे थे। और उसी स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए यहां पर भी वही चैप्टर पढ़ना है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। पिछले साल मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग को समझाने के लिए आपने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था वीबीटी थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ जगह पर फेल थी कि जैसे कॉम्प्लेक्सेस के कलर को बताने में असमर्थ थी या कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। तो कॉम्प्लेक्सेस के कलर को कैसे बताया जाए उसके बारे में यहां पर एक नई थ्योरी दी गई है, जिस थ्योरी का नाम है सीएफटी थ्योरी। वैसे तो सीएफटी ही है, थ्योरी हमने लगा दिया है क्योंकि सीएफटी का पूरा नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। तो अगर हम ये वर्ड थ्योरी ना लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीएफटी का मतलब ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो बीएससी थर्ड ईयर में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ना है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर को बताने में असमर्थ थी, इसलिए कलर को समझाने के लिए हमें सीएफटी थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब सीएफटी थ्योरी किसने दी है इस बारे में बात करते हैं। तो सीएफटी थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है हंस बीथी ने। हंस बीथी इन 1929 में हंस बीथी ने एक्सप्लेन्ड CFT to explain color and magnetic property. किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलर को बताने के लिए या किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताने के लिए हंस बीथी ने 1929 में सीएफटी थ्योरी को दी थी। लेकिन इस सीएफटी थ्योरी का जो बेस था वो बेस था, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर। बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो सीएफटी में क्रिस्टल हंस बीथी ने माना है कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोवलेंट नेचर नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है। लेकिन इसी के बारे में एक साइंटिस्ट थे वॉन ब्लैक। वॉन ब्लैक इंट्रोड्यूस्ड सम कोवलेंट नेचर between metal and ligand in complexes.
मेटल और लिगेंड के बीच में कॉम्प्लेक्स में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। ये वान ब्लैक ने बताया था इन 1935 में, जबकि हंस बीथी ने 1929 में सेफ्टी थ्योरी को दिया है कलर और मैग्नेटिक नेचर को बताने के लिए, और कहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, उसमें कोई भी कोवेलेंट नेचर नहीं होता है। लेकिन वान ब्लैक ने इसमें कहा कि नहीं भैया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर के साथ साथ कुछ मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। इसलिए सेफ्टी थ्योरी का एक एडवांस फॉर्म बनता है, सेफ्टी थ्योरी का एक एडवांस फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं LFT या लिगेंड फील्ड थ्योरी, LFT या लिगेंड फील्ड थ्योरी। लेकिन यहां पर हम बात करने जा रहे हैं केवल CFT के बारे में। LFT के बारे में आप MSc पार्ट 1 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि LFT क्या होती है, और LFT को ये MOT भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बोलते हैं। वो आप MSc पार्ट 1 के सिलेबस में पढ़ेंगे। BSc थर्ड ईयर के सिलेबस में केवल और केवल आपको CFT पढ़ना है। तो मेन पॉइंट एक है कि CFT थ्योरी को किसने दिया था, तो हंस बीथी ने दिया था। CFT थ्योरी क्यों आई, क्योंकि कलर और मैग्नेटिक नेचर को बताने के लिए कॉम्प्लेक्सेस आई। इसका बेस क्या है, तो इसका बेस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर है। ये मेन पॉइंट है इस CFT के, और इसी CFT को हमें यहाँ पर बेटा देखना कि आगे कैसा होता है। तो कुछ साइलेंट फीचर की बात करते हैं। साइलेंट फीचर या CFT में क्या क्या माना गया है। सबसे बड़ी बात जो है बेटा CFT में, कि CFT में कहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर तभी होगा जब मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल दूर दूर होगा। अगर मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का ऑर्बिटल आपस में क्लोजली रिलेटेड है, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का कोवेलेंट बॉन्डिंग जरूर हुई है। लेकिन हंसवीथी ने माना है कि कोई भी प्रकार की कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है। तो इसका सबसे पहला बेटा नेचर है कि लिगेंड आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट। हंसवीथी ने मान ही लिया है कि जो लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट है, और पॉइंट कहा है तो इसका मतलब बहुत छोटा साइज है। तो लिगेंड को उसने बहुत छोटा मान लिया है और कहा है नेगेटिव। और आपको पता है कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं कॉमनली, एक नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एक न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो जब नेगेटिव होगा तो सीधे सीधे नेगेटिव है, लेकिन जो न्यूट्रल है तो वो डाइपोल होता है, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। यह कह सकते हैं कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो इस प्रकार से उसने लिगेंड को पूरा का पूरा नेगेटिव पॉइंट मान लिया है। और दूसरा बोला गया है देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर between metal orbital and ligand। मेटल ऑर्बिटल के बीच में और लिगेंड के बीच में किसी प्रकार की कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है। बेटा जब मेटल, अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देखिए, मेटल के पास में जनरली S ब्लॉक, P ब्लॉक या S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल होता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि मेटल का जो D ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बॉन्डिंग में D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहां पर, तो मेटल का जो D ऑर्बिटल होता है वो अलग अलग 5 ऑर्बिटल रखता है। अलग अलग 5 ऑर्बिटल जो रखता है उसमें से 5 ऑर्बिटल में 2 नेचर होते हैं, एक नॉन एक्सियल टाइप के और एक एक्सियल टाइप के। जब मेटल आइसोलेट अवस्था में होगा, मतलब मेटल के पास में कोई भी प्रकार का लिगेंड नहीं होगा, तो मेटल के वो 5 ऑर्बिटल डिजेनरेट स्टेट के होंगे, मतलब उन 5 ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान होगी, एक समान होगी। लेकिन जैसे ही मेटल के पास चारों तरफ से कुछ लिगेंड आना शुरू होंगे, तो
मेटल के 5 ऑर्बिटल चूंकि दो टाइप के हैं, एक एक्सियल टाइप का है और एक नॉन एक्सियल टाइप का है, दोनों अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को या इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग को प्रदर्शित करेंगे, जिसकी वजह से वो 5 ऑर्बिटल अपने दो सेट में अलग हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि ये 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल दो स्टेट में स्प्लिट कर जाते हैं। क्यों स्प्लिट कर जाते हैं? बताया है कि मेटल के 5 ऑर्बिटल डी वाले वो अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है एक्सियल और दूसरा टाइप होता है नॉन एक्सियल। तो जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंड के ऑर्बिटल एक्सियल के साथ में अलग रिलेशनशिप शो करते हैं और नॉन एक्सियल के साथ में अलग रिलेशनशिप शो करते हैं, या अलग रिपल्सन और अलग रिपल्सन शो करते हैं। तो दोनों टाइप के ऑर्बिटल अलग रिपल्सन शो करने के कारण दो लेग में टूट जाते हैं। एक लेग को बोल देते हैं जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक लेग को बोल देते हैं जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। हम यहां पर यह बात नहीं कर रहे हैं कि कौन ऊपर ऑर्बिटल होगा, कौन नीचे ऑर्बिटल होगा, किसमें रिपल्सन ज्यादा आएगा, किसमें रिपल्सन कम आएगा, इसकी बात करेंगे जैसा कॉम्प्लेक्स होगा उसी में। क्योंकि अभी हमने कॉम्प्लेक्स के टाइप के बारे में बात नहीं की है कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है। हम केवल ऑल ओवर लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के बनते समय कि लिगेंड के ऑर्बिटल जैसे ही मेटल के ऑर्बिटल के साथ में आते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ में कुछ अलग अलग टाइप के रिपल्सन शो करते हैं। उस अलग अलग टाइप के रिपल्सन के कारण ये 5 डी ऑर्बिटल 2 लेवल में टूट जाते हैं। इनमें से एक लेवल T2G लेवल कहलाता है और एक लेवल EG लेवल कहलाता है। एक लेवल T2G लेवल होता है और एक लेवल EG लेवल होता है। इस प्रकार से मेटल के 5 ऑर्बिटल 3 अलग लेवल में और 2 अलग लेवल में टूट जाते हैं। 3 अलग लेवल को T2G बोलते हैं, 2 अलग लेवल को हम EG लेवल बोलते हैं। T2G को बोलते हैं ट्रिपली डिजनरेट, जबकि EG को बोलते हैं डबली डिजनरेट। तो ये CFT थ्योरी है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि हंस बीथी ने दिया था 1929 में दिया था। क्यों दिया है? क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस के कलर को और मैग्नेटिक नेचर को संभालना था या बताना था। अगली बात कि इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कारण क्या है कि उसने लिगेंड को मान रखा है कि नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं, ये बहुत साइज में छोटे होते हैं। जिस साइज के छोटे होने की वजह से उनका ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। उसकी वजह से मेटल के 5 ऑर्बिटल 2 लेवल में टूट जाते हैं, T2G और EG। इस प्रकार से मेटल के बारे में बात करनी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अलग अलग ज्योमेट्री के होते हैं। कुछ ऑक्टाहेड्रल होते हैं, कुछ टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ स्क्वायर प्लेनर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं। और हर प्रकार के ज्योमेट्री में लिगेंड अलग अलग तरह से हर अलग अलग डायरेक्शन में लगे होते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में लगने के कारण मेटल के 5 ऑर्बिटल अलग अलग रिपल्सन शो करते हैं। अलग अलग रिपल्सन के कारण अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्योंकि यही बीएससी थर्ड ईयर का आगे का सिलेबस है। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFT थ्योरी कैसे होती है। थैंक यू।